नमस्कार, मैं हूं विवेक। और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। जरा एक ऐसे द्वीप की कल्पना कीजिए जो बिल्कुल शांत है, एकदम अछूता, जहाँ बस सदियों पुराने घने जंगल हैं। और फिर सोचिए कि उसी जगह पर अचानक से 81,000 करोड़ रुपए का एक विशाल कंक्रीट का शहर बसने लगे। और वो भी कोई छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन नहीं है। मतलब ये ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट की सच्चाई है। एक ऐसा कदम जो देखा जाए तो रातों रात भारत की जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि जहाँ एक तरफ इसे एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस पर एक घोटाले या स्कैम का ठप्पा भी लग रहा है। तो आज के इस विश्लेषण का मकसद इसी विरोधाभास को डिकोड करना है। सही कहा। और अगर हमें इसके सामरिक महत्व को समझना है तो सबसे पहले ग्रेट निकोबार की लोकेशन को देखना होगा। देखिए, ये द्वीप मलक्का स्ट्रेट के एकदम मुहाने पर है। मलक्का स्ट्रेट मतलब वो संकरा समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का 40% व्यापार और तेल गुजरता है। एकदम सटीक। और इस प्रोजेक्ट में गैलेथिया बे में एक डीप ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, सिविल और मिलिट्री के लिए एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट और करीब 3 से 5 लाख लोगों को बसाने के लिए एक पूरी टाउनशिप शामिल है। अच्छा, तो अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूं तो ये कुछ ऐसा है जैसे दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री हाईवे पर हमने अपना एक विशाल सीसीटीवी और एक लॉजिस्टिक टोल प्लाजा लगा दिया हो। हाँ, ये तुलना काफी हद तक सही है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आम बंदरगाहों से अलग होता है। मतलब ये एक ऐसा हब है जहां समंदर के विशाल मदरशिप से माल उतारकर छोटे जहाजों में लादा जाता है। तो अभी जो हमें इस काम के लिए कोलंबो या सिंगापुर पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता कम हो जाएगी, है ना? बिल्कुल। और सिर्फ व्यापारिक निर्भरता ही नहीं, ये चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति है उसे भी सीधी चुनौती देगा। वो रणनीति जिसके तहत चीन हिंद महासागर में बंदरगाहों का नेटवर्क बनाकर एक तरह से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अंडमान निकोबार में भारत की इकलौती ट्राई सर्विस कमांड है। मतलब जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक ही जगह पर मौजूद है। सही कहा। तो इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने से हमारी नौसेना और वायुसेना की क्षमताएं कई गुना बढ़ जाएंगी। जिससे चीन के बढ़ते प्रभाव को उसी के खेल में रोका जा सकेगा। सामरिक नजरिया तो बिल्कुल साफ है। लेकिन फिर इस मास्टर प्लान के साथ जो स्कैम का टैग जुड़ रहा है वो थोड़ा हैरान करता है, खासकर तब जब विपक्ष का ये आरोप पैसों के गबन से जुड़ा ही नहीं है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। विपक्ष और आलोचक इसे एक स्कैम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके हिसाब से ये गवर्नेंस और एथिकल फेलियर है। आरोप ये है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो पब्लिक और ट्राइबल कंसल्टेशन होना चाहिए था, उसे दरकिनार कर दिया गया। बिल्कुल। आलोचकों का मानना है कि पर्यावरण और जनजातीय अधिकारों से समझौता करके सिर्फ बड़े प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने की जल्दबाजी की गई है। पर देखिए, सरकार ने तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी से बाकायदा मंजूरी ली है। उनका तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये प्रोजेक्ट जरूरी है और जो पेड़ कटेंगे उनकी भरपाई कहीं और वृक्षारोपण करके, मतलब मिटिगेशन के जरिए कर ली जाएगी। और यहीं पर विज्ञान और नीति के बीच का सबसे बड़ा टकराव सामने आता है। देखिए, मिटिगेशन के तहत आप नए पौधे तो लगा सकते हैं, लेकिन ग्रेट निकोबार में जो करीब 10 लाख पेड़ कटने वाले हैं वो किसी साधारण जंगल का हिस्सा नहीं है। अच्छा, तो वो किस तरह के जंगल हैं? वो एक प्राइमरी रेन फॉरेस्ट है। मतलब एक ऐसा प्राचीन इकोसिस्टम जो हजारों सालों में प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है। इसे आप किसी दूसरी जगह पर कृत्रिम रूप से या रातों रात नहीं उगा सकते। तो ये तो एक तरह से अपूरणीय क्षति हुई, है ना? बिल्कुल, ये एक इररिवर्सिबल डैमेज है। और इस क्षति का सीधा असर वहां के मूल निवासियों पर भी तो पड़ेगा। मतलब शोम्पेन और निकोबारी जैसी जनजातियां बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है। जी, ये जनजातियां पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की श्रेणी में आती हैं। सबसे बड़ा खतरा तो नई बीमारियों के एक्सपोजर का है। क्योंकि उनका बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रहा है, तो उनके शरीर में आम बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज भी नहीं होंगी। एकदम सही। एक मामूली सा संक्रमण भी उनके पूरे अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। एक अनछुए इकोसिस्टम में जब 5 लाख बाहरी लोग अचानक बसेंगे तो उन जनजातियों के लिए ये एक पूरी नई दुनिया थोपने जैसा होगा। बाप रे, ये तो वाकई डरावना है। और सिर्फ इंसान ही नहीं, मैंने पढ़ा था कि गैलेथिया बे लेदरबैक कछुओं के अंडे देने की एक बहुत अहम जगह है और वो दुर्लभ निकोबार मेगापोर्ट पक्षी का घर भी है। हाँ, और एक और बात जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है वो ये कि ये इलाका 2004 की सुनामी का केंद्र था।
ओहो, मतलब भूगर्भीय रूप से भी ये जमीन बेहद संवेदनशील है। बिल्कुल। इसी वजह से ये पूरा मुद्दा इतना जटिल है। एक तरफ भारत की महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा है, हमारी सुरक्षा की जरूरतें हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा प्राचीन इकोसिस्टम है जिसे एक बार खो देने के बाद दुनिया की कोई भी तकनीक, कोई भी पैसा वापस नहीं ला सकता। तो कुल मिलाकर ये पूरी बहस सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास की पर्यावरण और जनजातीय अधिकारों से टक्कर है। विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाना वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी, और ग्रेट निकोबार फिलहाल इसका सबसे ज्वलंत और सीधा उदाहरण बन गया है। सही कहा। खैर, इस चर्चा को खत्म करने से पहले सोचने के लिए एक सवाल छोड़कर जाती हूँ। अगर भू राजनीतिक सुरक्षा के लिए अपनी सीमाओं का विस्तार करना और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक मजबूरी है, तो एक देश के तौर पर हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की वास्तविक कीमत कैसे तय करते हैं? क्या कुछ कीमतें चुकाने के लिए बहुत बड़ी होते हैं? अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।